Hello dear student, in this video we are going to discuss about complexity. प्रीवियस वीडियो में हमने कॉम्प्लेक्सिटी को प्रॉपर डिटेल के साथ अंडरस्टैंड किया था कि कॉम्प्लेक्सिटी एक्चुअली होती क्या है, एल्गोरिथम के टर्म में हम उसे किस तरीके से रिलेट करके परफॉर्म कर सकते हैं, राइट? अगर आपको याद होगा तो हमने बात करी थी कि कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एल्गोरिथम जो होती है वो क्या होता है, अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज, जिसमें रिसोर्सेज क्या आप दिखाई दे रहे हैं। देखिए आपको डेफिनेशन या अगेन मैं आपको शो कर रही हूँ। जो रिसोर्सेज है वो है आपका मेमोरी और दूसरा है आपका टाइम। तो यहाँ पे मेमोरी को हम रिप्रेजेंट कर रहे थे स्पेस से। इसी बेस पर हमने कॉम्प्लेक्सिटी को दो पार्ट में कैटेगराइज कर दिया था, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। ओके, तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम जो मेनली बात करने वाले हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में, क्योंकि प्रीवियसली मैंने आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के एल्गोरिथम से भी रूबरू करवाया था, प्लस इसके साथ साथ मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर आपके पास एक बेसिक एल्गोरिथम है तो आप कैसे टाइम जो है उसका कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट? तो यहाँ पे हमने इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल के थ्रू ये अंडरस्टैंड किया था कि आपकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो किस तरीके से फाइंड आउट होगी। ओके, तो यहाँ पे तो ये एक बेसिक एल्गोरिथम हो गया, लेकिन आपके पास डिफरेंट तरीके की कंडीशंस होंगी, डिफरेंट सिचुएशंस में आप कैसे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये सारी चीजों को हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। ओके, तो मैं जब मेजरली अपने टॉपिक पर आऊं उससे पहले मैं प्रेफर करूंगी आपको फिर से ये याद दिलाना कि मैंने आपसे कहा था कि जब भी हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को कैलकुलेट करेंगे तो हमें सिर्फ दो पॉइंट को ध्यान रखना है। पहला पॉइंट क्या है आपका कि फास्टेस्ट ग्रोइंग टर्म ड्रॉप कॉन्स्टेंट्स, है ना। इसे हम और डिटेल में एक बार समझेंगे कि इसका क्या मतलब होता है। ओके, तो जैसे सपोज आपके पास कल हमने ये एल्गोरिथम रीड करी थी, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आई थी, 4n+4। तो 4n+4 क्या है, ये आपका एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है ना, जिसको हम क्या कह रहे हैं, इस पर्टिकुलर एल्गोरिथम के लिए इतना टाइम हमें लगने वाला है, राइट? लेकिन हम बताएंगे कि ये जो पूरी एल्गोरिथम है इसका बेस क्या है, कि टाइम कैसे इंक्रीज हो जाएगा, टाइम किस तरीके से डिक्रीज हो जाएगा, राइट? तो उसे हम फाइनली कह देते हैं कि हाँ भाई ये इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। तो यहाँ पर देखिए आपको दिखाई भी दे रहा है, मैंने इसको रिप्रेजेंट कर दिया था ऑर्डर ऑफ एन से। तो ये जो ऑर्डर ऑफ एन है ये आता है अगेन एक क्वेश्चन मार्क, है ना। तो ये जो टर्म है ये रिप्रेजेंट कर रहा है असिम्पटोटिक नोटेशंस को। तो असिम्पटोटिक नोटेशंस क्या है ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं, तो वहां पर आपको पूरे डिटेल में जानकारी मिल जाएगी कि असिम्पटोटिक नोटेशंस क्या होते हैं, किस तरीके से होते हैं और उसका कितना कंट्रीब्यूशन है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के वे में। डन। तो अभी के लिए बस आप ये मान के चलिए कि ये जो पर्टिकुलर एल्गोरिथम है इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो हम फाइंड आउट कर रहे हैं, एक्सप्रेशन हमें मिल रहा है 4n+4, लेकिन इसकी फाइनल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है ऑर्डर ऑफ एन। तो जिसके लिए हमने ये 4 को कहाँ क्या किया, मैंने आपको क्या बताया था, ये दो पॉइंट कि फास्टेस्ट ग्रोइंग टर्म का मतलब ये है कि जैसे सपोज हमने कितनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आई, 4n+4। ओके, तो यहाँ पे आपके पास एक टर्म ये है t1 और ये दूसरी टर्म है t2। दोनों को कंपेयर कीजिए, कौन सी टर्म फास्टेस्ट होगी, फास्टेस्ट का मतलब कौन सी टर्म बड़ी होगी। तो यहाँ पे ये जो आपका 4 दिखाई दे रहा है इसके साथ किसी भी तरीके की वैल्यू नहीं है, लेकिन इस पर्टिकुलर 4 के साथ n है, तो यहाँ पर n की डिपेंडेंसी आ रही है। तो इसके कंपैरेटिवली, दैट मीन्स t1 के कंपैरेटिवली जो आपका t2 टर्म है ना, ये जो आपका टर्म है ये हो जाएगा आपका बिगर टर्म। ओके, तो इसलिए मैंने फिर आपसे कहा था कि जो भी इनके साथ कोफिशिएंट वैल्यू है या फिर जो भी आपका कांस्टेंट वैल्यू है इन सबको हमें यहाँ से हटा देना है। बचा गया आपके पास n, तो यहाँ पर ऑर्डर ऑफ n हो गया आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। डन। अब हम नेक्स्ट जो एग्जाम्पल्स लेने वाले हैं ये हैं अलग अलग सिचुएशंस में हम किस तरीके से टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए प्रीवियस वीडियो में आपने देखा होगा कि हमने वन सिंगल लाइन ऑफ स्टेटमेंट को जब डिस्कस कर रहे थे तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आ रही थी, 1 आ रही थी, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आउटपुट जब हम रन करवा रहे थे उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आ रही थी, 1 आ रही थी। क्यों? क्योंकि आउटपुट एक ही बार जनरेट हो रहा है, राइट?
तो उस समय उसकी कॉम्प्लेक्सिटी 1 आ गई। लेकिन अगर आपके पास कोई आइट्रेशन रिलेटेड एल्गोरिथम है तो उस केस में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिपेंड करता है उसके इटरेशन के बेस पर, उसमें कितने टाइप से रिपीटेशन परफॉर्म हो रहा है, उसमें कितनी बार लूप परफॉर्म हो रहा है, राइट। तो वही पर्टिकुलर केसेस जो है वो हम यहाँ डिस्कस करने वाले। तो देखिए यहाँ पर मैंने कुछ पर्टिकुलर केसेस लिख रखे हैं जिनके लिए आप कुछ भी फाइंड आउट कर ले, लेकिन एट द एंड आपको जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मिलने वाली है वो क्या होगी, आपकी ऑर्डर ऑफ एन। क्लियर। तो ये आया कैसे, ये हमें जानना बहुत जरूरी है। तो देखें हम एक एग्जांपल में एक अलग से फॉर लूप यहां पे लिख रही हूं। फॉर आई इज इक्वल्स टू 0, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस। ओके, क्योंकि मैंने आपसे अभी यही कहा कि लूप के केस में कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आएगी। ठीक है, वट आपने जो भी प्रोग्राम लिखा हो हमें उससे मतलब नहीं है, हम सिर्फ यहाँ पर लूप डिस्कस कर रहे हैं कि ये लूप जो है अपने आप में कितनी कॉम्प्लेक्सिटी आपको रिटर्न बैक कर रहा है। क्लियर। तो यहाँ देखें हम फॉर, ये तो स्टेटमेंट है, हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। आई इज इक्वल्स टू 0, तो इस आई में क्या हो रहा है, एक वैल्यू असाइन हो रही है। कंपाइलर को यहाँ पर वेट करना पड़ेगा, तो इसके लिए कितना आ गया टाइम, 1। डन। आई लेस देन एन, तो देखिए 0 से स्टार्ट किया और n-1 तक के हम जा रहे हैं। हम यहाँ पे एक एरे क्रिएट भी कर लेते हैं आपके समझने के लिए। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो इसका मतलब है मेरी n की जो वैल्यू है वो कितनी हो गई यहाँ पे, 7। n-1 दैट मीन्स कितना हो गया, 6। तो मैं 0 से लेके 6 तक के विजिट करने वाली हूं। तो अब ये जो आई है इसकी डिपेंडेंसी क्या है, n-1 तक। दैट मीन्स एक बार ये चलेगा, 0 से शुरू होगा और कहां तक के जाने वाला है, n-1 तक। दैट मीन्स कि हम ये चलेगा कितनी बार, 7 टाइम्स, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। क्लियर। तो 7 टाइम्स, जिसको अगर कोई वैल्यू ना दूं n की, तो यहां पर क्या हो जाएगा, n टाइम्स। तो इस पर्टिकुलर आई के लिए आपकी कॉम्प्लेक्सिटी आ गई n। क्लियर। लेकिन आपके दिमाग में एक और क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा कि मैम ये आई जो है वो ट्रू कंडीशन तक के चल रहा है। दैट मीन्स कि इसके लिए ट्रू हुआ तभी वो आगे बढ़ा, फिर इसके लिए ट्रू हुआ, फिर नेक्स्ट पर बढ़ा, फिर वो ट्रू हुआ, थर्ड पोजीशन पे चला गया, फिर वो ट्रू हुआ, आगे बढ़ते हुए चला गया। तो इसी तरह से चलते चलते कहां तक पहुंच गया, वो n। लेकिन अब उसे आगे बढ़ना है या नहीं, तो ये फिर से रिवर्स आएगा लूप, वो उससे कंडीशन आस्क करेगा। दैट मीन्स इस पर्टिकुलर टाइम पर कंडीशन कैसी हो गई आपकी, फॉल्स। देन तो इसका मतलब ये हुआ कि इस पर्टिकुलर सेगमेंट के लिए n हो गया आपका ट्रू कंडीशंस के लिए, और +1 हम इसी में ऐड कर देंगे फॉल्स कंडीशन के लिए। डन। देन इसके बाद क्या है, आई इंक्रीमेंट। तो आई इंक्रीमेंट कितनी बार होने वाला है, जितनी बार आपकी कंडीशन ट्रू होगी। तो ट्रू कितनी बार हो रही थी, n टाइम्स। तो इस टर्म के लिए आपकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो कितनी आ गई, n। अब इसकी ओवरऑल कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो हम कैलकुलेट कर लेंगे, क्योंकि ये पूरा जो सेगमेंट है फॉर लूप का पार्ट है। तो यहां से कितना आया, 1 + n + 1 + n। डन। ऐड कीजिए, कितना आया आपके पास, 2 + 2n। राइट। आपको याद होगा मैंने आपसे कहा था कि एक आपको पर्टिकुलर पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन मिलने वाला है, तो इस एक्सप्रेशन में हमें क्या करना है, याद आया वो जो 2 पॉइंट मैंने कहे थे, जो भी फास्टेस्ट ग्रोइंग टर्म है उसे हमें पिक करना है। तो आप बताएं दोनों में से फास्टेस्ट ग्रोइंग टर्म क्या होने वाली है, 2n होगी, राइट। देन इसके बाद 2n को हमने सिलेक्ट करके आउट कर लिया बाहर। डन। अब इसके साथ जो भी आपकी कांस्टेंट वैल्यू है, जो भी आपका कोफिशिएंट वैल्यू है, उसे हमें क्या कर देना है, ड्रॉप कर देना है। बचा क्या अब आपके पास, n। तो ये जो n है ये आपके वन सिंगल फॉर लूप के लिए कॉम्प्लेक्सिटी है। तो इसको मैं लिखूंगी, लिखने का क्योंकि एक पर्टिकुलर वे होना चाहिए, एक तरीका होना चाहिए, तो इसको हम कहेंगे ऑर्डर ऑफ n। दैट मीन्स इससे हमें समझ में क्या आया, ओवरऑल कंक्लूजन की अगर हम बात करें, अगर हमारे किसी पर्टिकुलर एल्गोरिथम में या प्रोग्राम में
वन सिंगल लूप लगा होगा तो उसकी हर कंडीशन में जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आने वाली है वो हमेशा क्या आएगी, ऑर्डर ऑफ एन। क्यों? क्योंकि ये कहाँ तक चलने वाला है, एन टाइम्स तक। एक और एग्जाम्पल छोटा सा हम लेते हैं। एन की वैल्यू अगर सपोज आपने 7 असाइन कर दी तो 0 से लेकर n-1 तक जाएगा, 7 टाइम्स तक ट्रू कंडीशन होगी, तो उसमें आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ 7। क्लियर है? तो n की वैल्यू जो भी होगी वो उस पर्टिकुलर लूप के लिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को रिप्रेजेंट करेगा। डन। अब आते हैं हमारे कुछ केस स्टडीज पर। यहाँ पे आप समझ लीजिए कि ये एक शॉर्टकट वे भी है कि अगर आपके पास एल्गोरिथम में डायरेक्ट एक लूप दिखाई देता है तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होनी चाहिए, ऑर्डर ऑफ एन। आपको इतना सारा जो है वो डिटेल लिखने की जरूरत नहीं है। आपके पास लूप दिखा, आप डायरेक्ट बोल दीजिए भाई ये क्या है, ऑर्डर ऑफ एन। समझ गए आप? ओके। तो देखिए यहाँ हमने केसेस क्या लिए, आई प्लस प्लस। तो इसी तरह से आप जानते हो कि इसमें एक डिक्रीमेंट ऑपरेटर भी यूज होता है। तो डिक्रीमेंट ऑपरेटर जो है वो क्या होगा, ये भी आई प्लस प्लस इंक्रीमेंट ऑपरेटर की तरह काम करेगा, चलेगा। तो ये भी एन टाइम्स तक, तो इस केस में भी ऑर्डर ऑफ एन आएगी। देन इसके बाद आई इंक्रीमेंट प्लस प्लस आई माइनस माइनस। तो क्या मतलब हुआ कि एक बार इंक्रीमेंट एक बार डिक्रीमेंट। अब मैंने इससे और ज्यादा बढ़ा दिया, मैंने कहा कि i इज इक्वल्स टू आई प्लस 200, और ज्यादा इंक्रीज कर दिया, i इज इक्वल्स टू आई प्लस 10,000, और ज्यादा बढ़ा दिया, i इज इक्वल्स टू आई प्लस 1 मिलियन। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्यों? आप देखिए यहाँ पे ये आपकी क्या है, कंडीशन। कंडीशन कब तक ट्रू होने वाली है, जब तक कि आपके पास n होगा। तो इन सारे केसेस में आपकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आ जाएगी, ऑर्डर ऑफ n। तो इसका मतलब हमें ये समझ में आता है कि जब भी हमारे पास एक फॉर लूप लगा हुआ होगा तो फॉर लूप के कंडीशन में हमेशा वन सिंगल फॉर लूप, ये ध्यान रखिएगा, वन सिंगल फॉर लूप होगा तो आपकी कॉम्प्लेक्सिटी होगी ऑर्डर ऑफ n। लेकिन किस केसेस में, जब आपके पास ऑपरेटर्स जो हैं वो इंक्रीमेंट ऑर्डर में हो, या फिर ऑपरेटर जो है वो आपके कैसे होने चाहिए, डिक्रीमेंट ऑपरेटर में। क्लियर? तो अब इसके अलावा हम दूसरे टाइप के केसेस देते हैं। यहाँ पर आपने इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का केस समझ लिया, जिसमें आपने अब क्या आपको क्लियरली पता होगा कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो हमारी ऑर्डर ऑफ एन आने वाली है। अब लेकिन आई इंक्रीमेंट की जगह मल्टीप्लिकेशन का यूज करें, या फिर आई का जो इंक्रीमेंट हो रहा है वो डिवाइड होकर परफॉर्म हो, तो क्या करेंगे हम, तो देखते हैं हम उसमें क्या करने वाले हैं। तो देखिए आपको यहाँ दिखाई दे रहा है एक कंडीशन, फॉर आई इज इक्वल्स टू 1। आई को हमने कहाँ से इनिशिएट करा, 1 से। आई लेस देन एन, अगेन वो एन टाइम्स तक चलने वाला है, दैट मीन्स एन माइनस 1। आई इज इक्वल्स टू आई इंटू 2। तो यहाँ पर आई जो है प्लस 1 इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है, आई मल्टीपल 2 इंक्रीमेंट हो रहा है। तो हम, और जितने भी बार कंडीशन ट्रू होगी तो उतनी बार आपका स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। ठीक है? तो अब इस केस में कॉम्प्लेक्सिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो उसे देखें आप। आई सबसे पहले क्या रहा आपका, 1। तो आई 1 है, कंडीशन आपकी ट्रू है। ठीक है? तो आगे ये एग्जीक्यूट होगा, आई इंटू 2। तो 1 इंटू 2 कितना आया आपका, 2। अब आपकी जो आई की वैल्यू है वो चेंज हो गई, अब आई की वैल्यू कितनी हो गई हमारी, 2। फिर से स्टेटमेंट कंडीशन जो है वो ट्रू है, तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद 2 इंटू 2, तो 2 इंटू 2 कितना हो गया, 4। अब आई की वैल्यू अगेन अपडेट हो गई, अब आई जो है वो कितना आ गया आपका, 4। ठीक है? अब देन इसके बाद 4 इंटू 2 कितना मिला, 8। फिर से आई की वैल्यू अपडेट हुई, क्या आया आपका, 8। 8 इंटू 2 कितना आ गया आपका, 16। अगर मैं यहाँ पर देख पा रही हूं तो हमने क्या देखा यहाँ पे, ये एक सीरीज की तरह रिप्रेजेंट हो रहा है। दैट मीन्स 1 सिंगल 2, 2 टू दी पावर 2, 2 टू दी पावर 3, 2 टू दी पावर 4। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर आई की वैल्यू जो है मेरे पास कितनी है, n है। आई की वैल्यू जो है वो हमारे पास कितनी है, n है। तो n टाइम्स के लिए यहाँ पर आई जब भी इंक्रीमेंट होगा तो कहाँ तक चलेगा, 2 टू दी पावर k तक।
हम एक सपोज कर लेते हैं, पावर के लिए हमने एक वेरिएबल ले लिया 2 to the power k, लेकिन ये कब तक के चलेगा, n टाइम्स तक के, है ना। यहाँ पर हमने कंडीशन देखी थी। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो हम इसे जब सॉल्व करेंगे 2 to the power k इज इक्वल्स टू n। अब इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, बोथ साइड में लॉग वैल्यू ले लेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे log 2 अप्लाई करते हैं, तो log 2 दोनों साइड पे पुट कर दीजिए आप, log बेस 2 ऑफ 2 to the power k n। हम सभी जानते हैं log बेस 2 की वैल्यू कितनी होती है, 1। यहाँ पे सॉरी मैंने लिखा नहीं, log n, ओके। log बेस 2 ऑफ 2 ये कितना होता है आपका 1, तो यहाँ पे कितना आ जाएगी वैल्यू 1, तो k इज इक्वल्स टू कितना आ गया आपका log n। तो यहाँ पे कितनी आ गई वैल्यू आपकी k की, k इज इक्वल्स टू log n। क्लियर, यहाँ पे इस लिखने हम, ओके। k का मतलब क्या है, आई का एग्जीक्यूशन, जो आई आपका इतने टाइम एग्जीक्यूट हो रहा है, तो उसने मैक्सिमम कितना टाइम ऑक्यूपाई करा, log 2 to the power n। log 2 को हम यहाँ से रिमूव करते हैं, तो हम क्या लिख सकते हैं उसको, log ऑफ n। तो ये जो k है ये कहाँ तक के चला है आपका, log n तक। तो इस पर्टिकुलर केस में आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो आ गई ऑर्डर ऑफ log n। डन। तो इससे हमें ये समझ में आया कि अगर i की वैल्यू मल्टीप्लिकेशन में आती है, i की वैल्यू डिवाइड में आती है, देखिए यहाँ पर मैंने एक और एग्जाम्पल लिया हुआ है, i मल्टीप्लाई 3, i मल्टीप्लाई 1 मिलियन, i मल्टीप्लाई 2 मिलियंस, तब भी इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होने वाली है, ऑर्डर ऑफ log n। डन। अगर इसी की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो क्या होती है, डिवाइड, तो सॉरी, अगर यहाँ पर i की जो वैल्यू है वो मल्टीप्लाई से हटकर किस पर आ जाए, डिवाइड, तो इस केस में भी कॉम्प्लेक्सिटी हमारी होने वाली है ऑर्डर ऑफ log n। तो यहाँ पर देखें हमने दो केसेस देखे जिसमें हमारे पास वन सिंगल फॉर लूप हो, लेकिन i की वैल्यू इंक्रीज हो रही हो या फिर i की वैल्यू डिक्रीज हो रही हो, तो ऑर्डर ऑफ n हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आती है। और अगर i की वैल्यू मल्टीप्लाई हो रहा हो या फिर i की वैल्यू में डिवाइड हो रहा हो, तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी आती है ऑर्डर ऑफ log n। डन। अब इसके अलावा नेक्स्ट वीडियो में हम ये देखेंगे कि अगर आपके पास मल्टीपल लूप्स होते हैं तो उस पर्टिकुलर टाइम पर आपके एल्गोरिथम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होनी चाहिए। क्लियर है, ओके, थैंक यू सो मच।